गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर द्वारा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे 11वीं की जीव विज्ञान का टॉपिक और आज का टॉपिक है पर्ण शिराविन्यास। पर्ण शिराविन्यास क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हम इस टॉपिक के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि प्रकृति में कई प्रकार की पर्ण पाई जाती है। पर्ण के अंतर्गत विविधता इतनी अधिक है कि इसके टॉपिक से टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पर्ण के गुण भी अधिक होते हैं और गुणों के आधार पर हम उसको पढ़ रहे हैं। तो आज जो गुण है वो मुख्य रूप से शिराविन्यास से संबंधित होता है कि शिराविन्यास क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि फलक के आधार पर अथवा लेमिना के आधार पर पर्ण कितने प्रकार की होती है। तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि वो पर्ण है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है संयुक्त पर्ण और दूसरी होती है सरल पर्ण। संयुक्त पर्ण और सरल पर्ण भी कितने प्रकार की होती है, तो हमने पढ़ा था कि संयुक्त पर्ण होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है पिच्छाकार पर्ण और दूसरी होती है हस्ताकार पर्ण। हस्ताकार पर्ण और पिच्छाकार पर्ण अर्थात संयुक्त पर्ण क्यों बनी, क्योंकि कटाव क्षेत्र प्रारंभ हुआ। कटाव प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ, पर्ण के किनारों से हुआ और कहाँ तक पहुँचता है वो मध्य शिरा अथवा मध्य शिरा के आधारीय भाग तक पहुँचता है, जिसके कारण पर्णफलक है वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। और इन खंडों को क्या नाम देते थे, हम नाम देते थे पर्णक। अब ये कटाव कैसे होगा ये निर्धारित करता है उस पर्ण के अंतर्गत कौन से प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है। तो शिराविन्यास के आधार पर ही पर्णकों का निर्माण होता है, अर्थात संयुक्त पर्ण का निर्माण होता है। तो ये प्रारंभ करते हैं हमारा आज का टॉपिक पर्ण शिराविन्यास। शिराविन्यास किसको कहते हैं, जैसा कि मेरे पास में एक लीफ है, इस लीफ की दो सतह है। एक ये सतह जो गहरे रंग की है वो पृष्ठ सतह कहलाती है और दूसरी जो हल्के रंग की है वो अधर सतह कहलाती है। ऐसी पर्ण जो स्पष्ट रूप से दो सतहों में विभक्त हो, ऊपरी भाग और निचला भाग, तो इसको क्या नाम देंगे, पृष्ठ सतह, और इसको नाम देंगे अधर सतह। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पृष्ठ सतह पर सूर्य का प्रकाश, क्योंकि पादप पर ऐसे लगी हुई थी, सूर्य का प्रकाश सीधा आपतित होता है। तो इस क्षेत्र की आंतरिक कोशिकाओं में जब हम इसके अनुपस्थ काटेंगे तब इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस क्षेत्र की या ऊपरी सतह के जस्ट नीचे पाई जाने वाली मेसोफिल कोशिका है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है, इसके कारण इसका रंग कैसा हुआ, गहरा रंग का हो गया। जबकि आधारी सतह की अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट कम पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग कैसा हुआ, हरा रंग हुआ। अब रंग से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं इस सतह से उसको देखता हूँ तो यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं दिखाई देती हैं, इस प्रकार की। एक ये रेखा है, एक ये जा रही है, ये जा रही है। जब मैं उसको अदर सतह से देखता हूँ तो ये रेखाएं थोड़ी सी स्पष्ट रूप से दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। तो इस पर्ण के अंतर्गत पाई जाने वाली ये जो मध्य रेखा, मोटी रेखा है, ये इसकी पर्ण शिरा कहलाती है, वैसे मध्य शिरा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मध्य शिरा, जो इन दोनों भागों के बिल्कुल मध्य में है और अन्य की तुलना में मोटी है, तो उसको नाम देते हैं मध्य शिरा। अब इन शिरा, मध्य शिरा से जो ये और शिराएं निकलती है, ये निकल रही है, इनको नाम देते हैं शिराएं, केवल नाम देते हैं शिराएं। और इन शिराओं से फिर छोटी छोटी ये संरचनाएं और निकलती है, इनको नाम देते हैं शिरिकाएं। तो इस फलक के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की नलिकीय संरचना निकली, मध्य शिराएं, शिराएं और शिरिकाएं, ये सब मिलकर के इस
पर्ण में एक जालनुमा संरचना का निर्माण करती है। हम सूर्य के प्रकाश में इस प्रकार से देखते हैं उसको, तो इस प्रकार का जालनुमा संरचना दिखाई देता है। ये जालनुमा संरचना ही शिरा विन्यास कहलाता है। क्या कहलाएगा? शिरा विन्यास। अब थोड़ा सा हम और अवलोकन कर लेते हैं इसका। है क्या कि ये शिरा यहाँ से निकल रही है, आगे जाकर क्रीज से मिल रही है, यहाँ से कोई रेखाएं और निकल रही है, संरचना और निकल रही है, ये दोनों आपस में मिल रही है, यानी ये आपस में आगे जाकर के मिल रही है। हालांकि इस जगह से मैं यदि इसको देखूं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कम है, लेकिन जैसे जैसे आगे की ओर जाता है वैसे वैसे दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये पादप विशेष के अनुसार अलग अलग प्रकार के विन्यास की संरचना होती है। जैसे दूसरी पर्ण के अंतर्गत आप इसको देखिए, इसमें क्या है, एक मोटी सी मध्य शिरा है स्पष्ट रूप से, फिर यहाँ से एक सिरिका निकल रही है, एक ये निकल रही है, दूसरी ये निकल रही है, तीसरी ये निकल रही है। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के समांतर चल रही है, एक दो आपस में एक दूसरे को काट नहीं रही है, एक स्पष्ट रूप से जाल का निर्माण नहीं कर रही है। तो इस प्रकार के इसी संरचना को नाम देते हैं शिरा विन्यास, क्योंकि पर्ण में पाया जाता है इसलिए इसको क्या नाम देंगे हम, पर्ण शिरा विन्यास। एग्जाम के अंदर आता है तो डायग्रामेटिक रूप से देखना पड़ता है। तो ये एक फलक है, सिंपल सा पर्ण, आप किसी भी पर्ण का डायग्राम बना सकते हो इसमें, कि जरूरी नहीं कि हम पीपल का बनाते हैं, लेकिन सामान्यतः डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं तो पीपल की पर्ण जैसा बन जाता है ये। अब इसको क्या करना है, हमें इसकी लेबलिंग करनी है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएँ पाई जाती है। जब तक हम बायोलॉजी में किसी चित्र को लेबल नहीं करते, लेबल का मतलब उसको हम नामांकित नहीं करते, तब तक वो आंसर, वो उत्तर अपूर्ण माना जाता है। किसके संदर्भ में बात करें, बायोलॉजी के संदर्भ में बात करें तो पर्ण शिरा विन्यास से संबंधित प्रश्न आता है तो सबसे पहले लिखा जाता है परिभाषा। पर्ण शिरा विन्यास किसको कहते हैं? पर्ण फलक में पाई जाने वाली वह संरचना जो मध्य शिरा, शिराओं और शिरिकाओं से निर्मित होती है। तो शिरिकाओं से निर्मित जाल होता है, उस जाल को नाम देता है शिरा विन्यास। ये हो गया डायग्राम इसका, तो इसको तो नाम क्या जाता है, फलक कहते हैं। ये हो गया फलक। अब शिरा विन्यास से संबंधित ही नामांकित करना है इसको। तो ये जो मध्य भाग है, मोटी रेखा, अभी जो अपने एक वास्तविक पर्ण के अंदर देखा, इसको नाम देते हैं मध्य शिरा। इससे निकलने वाली ये मोटी रेखा जो इसकी तुलना में थोड़ी सी पतली है, इनको नाम देते हैं शिरा है। और इससे फिर जो पतली पतली और संरचनाएं निकलती है, इनको नाम देते हैं शिरिका। और दो से नीचे तो शिरिकाएं। एक छोटा सा डायग्राम हो गया। अब प्रश्न हमारे मन में आ रहा है कि ये जो फलक के अंदर इस प्रकार की जालनुमा संरचना होती है जिनको शिरा विन्यास कहते हैं, आखिर होती क्या है? तो ये संरचना क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि ये पर्ण पादप में प्रकाश संश्लेषण का अंग माना जाता है। ये पर्ण सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण करता है, खाद्य पदार्थ का। तो नंबर फर्स्ट, इस पर्ण के अंतर्गत खाद्य पदार्थ का निर्माण हुआ। और दूसरा, उस खाद्य पदार्थ को निर्मित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी। तो स्तंभ से जल इस पादप, इस भाग से होते हुए पर्ण की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। जल पहुंचेगा तो जल का परिवहन करने के लिए इस पादप भाग में जो ऊतक पाए जाते हैं उसको नाम क्या देते हैं हम, जाइलम देते हैं, जाइलम। और खाद्य पदार्थ का परिवहन करेगा, कहाँ से करेगा कि यहाँ से खाद्य पदार्थ निर्मित हुआ तो वो पादप के विभिन्न भागों तक पहुँचेगा। तो उसके लिए जो ऊतक पाए जाते हैं उसको नाम देते हैं हम फ्लोएम। तो कितने अंग हुए, दो, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों अंग चूँकि खाद्य पदार्थ और जल का परिवहन करते हैं, संचरण करते हैं, इसलिए इसको संचरण ऊतक या सहवन ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो इन रेखाओं के अंतर्गत मध्य शिरा, शिराओं है क्या, ये जाइलम और फ्लोएम का एक समूह है। ये एक प्रकार की नलिकीय संरचना है
जिसमें केंद्रीय भाग में जाइलम रहता है और इसके चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। तो ये है क्या? जाइलम और फ्लोएम उत्तक युक्त संरचना है जो फलक में पाई जाती है। शिराविन्यास पादपों में कितने प्रकार का पाया जाता है? इसके लिए हम दो प्रकार के पर्ण लेते हैं। मेरे पास में एक ये पर्ण है। इस पर्ण के अंतर्गत एक मध्य सिरा है और छोटी छोटी शिरिकाएँ पाई जाती हैं। मैं इसको मध्य सिरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल फलक के मध्य में है और दूसरा इसकी मोटाई अन्य शिराओं की तुलना में थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए मुख्य शिरा होगी, मध्य सिरा नाम देंगे। और दूसरी पर्ण मेरे पास में ये है जिसमें भी एक मध्य सिरा है। इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि यहाँ से निकलने वाली शिरिकाएँ फिर कई छोटी छोटी शिरिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, फलस्वरूप जाल नुमा संरचना दिखाई देती है। क्या बनेगा? जाल। एक रेखा यहाँ जा रही है, दूसरी यहाँ जा रही है, तीसरी यहाँ जा रही है, इस प्रकार का एक स्पष्ट रूप से जाल बनता है। लेकिन इस पर्ण के अंतर्गत मध्य सिरा से निकलने वाली शिरा एक, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, ये फिर पांचवी, ये छठी, एक दूसरे को ओवरलैप कहीं पर नहीं कर रही है। बिल्कुल कैसे जा रही है? जितनी दूरी यहाँ पे उतनी दूरी यहाँ पे, तो ये जा रही है समांतर। इसका मतलब पादपों में दो प्रकार के पर्ण के एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि शिरा विन्यास कितने प्रकार का होना चाहिए? दो प्रकार का। एक तो वह जिसमें मुख्य शिरा पाई जाती है और अन्य शिरा छोटी होने के कारण होने के साथ साथ में वो जालनुमा संरचना का निर्माण करता है। इस प्रकार के शिरा विन्यास को जालिकावत शिरा विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन के नाम से जानेंगे। और दूसरा होता है मध्य शिरा से निकली हुई शिराएं जब एक दूसरे के समांतर होती है, ओवरलैप नहीं करती। समांतर वाला आपने गणित के अंदर पढ़ा होगा, समांतर रेखाएं क्या होती है और तिर्यक रेखाएं क्या होती है, उससे संबंधित, तो इसको समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब ये दोनों प्रकार के शिरा विन्यास फिर दो भागों में विभक्त होते हैं, एक शिरीय, बहुशिरीय, समांतर शिरा विन्यास भी, एक शिरीय समांतर शिरा विन्यास और बहुशिरीय समांतर विन्यास। जालिकावत शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास जो कि हमने एक शिरीय बहुशिरीय होते किस प्रकार के, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जालिकावत शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है? तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसको कहेंगे हम जालिकावत शिरा विन्यास? ऐसा पर्ण शिरा विन्यास जिसमें मध्य शिरा से निकली हुई शिराएं फिर कई बार विभाजित, अनेकों बार जब विभाजित हो जाती है, तो इस प्रकार की बनी हुई संरचनाओं क्या नाम देंगे हम? जालिकावत शिरा विन्यास। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक लीफ का डायग्राम है। अब ये जो एक रेखा है इसको नाम देते हैं पर्ण वृंत। अब पर्ण वृंत का ये शीर्ष भाग या आधारी भाग इसका, जहाँ से फलक जुड़ा हुआ है, फलक और पर्णवंत के बीच वाला क्षेत्र, इससे यदि एक मुख्य शिरा निकलती है, कैसी निकली? मुख्य शिरा, जो धीरे धीरे शीर्ष की ओर जाती रहेगी, वैसे वैसे पतली होती जाएगी, तो इसको मुख्य शिरा अथवा मध्य शिरा कहेंगे। अब इस मध्य शिरा से फिर एक कुछ शिराएँ निकलेगी और ये शिराएँ फिर कई बार विभाजित हो जाती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार का बना हुआ जालनुमा संरचना जालिकावत शिरा विन्यास कहलाता है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक को हम नाम देते हैं एक शिरीय और दूसरा होता है बहुशिरीय जालिकावत शिरा विन्यास। किसको कहेंगे? इस प्रकार का जालिकावत शिरा विन्यास जिसमें एक मुख्य शिरा हो और उससे फिर कई शिरा निकली हो, जैसे एक ये मुख्य शिरा और इससे कई शिराएं फिर आपस में निकली हुई हो, तो इस प्रकार के जालिकावत शिरा विन्यास को क्या नाम देंगे? एक शिरीय जालिकावत शिरा विन्यास। किस में पाया जाता है? ये गुडल। ये जो लीफ है, ये लीफ गुडल की है, अंडाकार है ये, इस प्रकार की आकृति का, फलक के अंदर करता हमने पढ़ा था इसको। ये इसका किनारा भाग है वो कटा हुआ है, इसको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे कि पर्णकोर किस प्रकार की होती है। अब इसमें पाए जाने वाला शिरा विन्यास है वो कौन सा है? एक शिरीय जालिकावत शिरा विन्यास। जालिकावत क्यों है? क्योंकि इसमें जाल का निर्माण हो रहा है। अब एक शिरीय क्यों है? क्योंकि इसमें एक मुख्य शिरा है,
ये एक मुख्य शिरा है और उससे कई पार्श्व शिरा निकल करके फिर विभाजित हो रही है। तो एकल मुख्य शिरा होने के कारण इसको क्या नाम देंगे हम? एक शिरीय जालिकावत शिरा विन्यास। किसमें पाया जाता है? गुड़ल का। दूसरा हमारे पास में बहुशिरीय। बहुशिरीय में कैसा होगा? जैसे ये एक लीफ है, इस लीफ में ये पर्णवंत है और इस पर्णवंत के आधारीय भाग इस पे जहाँ पे मेरा नाखून लगा हुआ है उससे फिर कई सारी शिराएं निकल रही है। कैसे? जैसे एक निकलेगी ये, दूसरी ये, तीसरी ये। कितनी निकली? 3। तो इसमें मुख्य शिरा तो है नहीं। ये जो पर्ण थी वो बेर की पर्ण है। किसकी है? बेर इजीवे से अपने आसपास के क्षेत्र में ये पाया जाता है। आप इसकी पर्ण को देख सकते हैं कि इसको बहुशिरीय जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? वृंत के आधारीय भाग से ये वृंत, इससे एक से अधिक शिराएं निकलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये निकली, दूसरी ये निकली और तीसरी ये निकली। समानतः 3 निकलती है। निकल करके फलक के किनारों तक, यहाँ तक पहुँच रही है किनारे तक अथवा शीर्ष भाग तक पहुँच रही है, तब हम इस प्रकार के शिरा विन्यास को नाम देते हैं बहुशिरीय जालिकावत शिरा विन्यास। अब जरूरी नहीं है कि इसके अंतर्गत बेर का ही एग्जाम्पल लिखा जाए, क्योंकि बेर की लीफ मुझे आसानी से मिल गई और इसको मैंने आपको डायग्राम के रूप में भी बता रहा हूँ और उसको लीफ को भी बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा बेर। इसके अलावा भी कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत बहुशिरीय जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। शिरा विन्यास का जो दूसरा प्रकार है वो समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। इस प्रकार के शिरा विन्यास में क्या होगा? शिराएं जो मध्य शिरा से निकलती हैं वो एक दूसरे के कैसी होगी? समांतर होगी। जैसे ये एक लीफ है, इस लीफ में एक मुख्य शिरा और इससे फिर 1 2 3 4, तो इस प्रकार कई शिराएं एक दूसरे से मध्य शिरा से निकलती हैं। लेकिन ये अधिकांशतः एक दूसरे के कैसे होती है? समांतर होती है। एक दूसरे को काटती नहीं, इस प्रकार का नहीं स्ट्रक्चर नहीं बनाती, बल्कि कैसे होगी? समांतर होगी और समांतर होती हुई आगे की ओर बढ़ करके फिर आपस में मिल जाती है। तो इसको नाम देते हैं हम समांतर शिरा विन्यास। इसके भी 2 प्रकार हैं। एक को नाम देते हैं एक शिरीय समांतर शिरा विन्यास और दूसरे को नाम देते हैं बहुशिरीय। किसके समान है ये? जालिकावत के समान। एक शिरीय क्या होगा? इसमें एक मुख्य शिरा होगी और उस मुख्य शिरा से कई पार्श्व और समांतर शिराएं निकलती हैं। इसको नाम देते हैं एक शिरीय। जैसे ये जो एग्जाम्पल है वो एक शिरीय समांतर शिरा विन्यास का एग्जाम्पल है। और ऐसा किसमें पाया जाता है? उदाहरण के लिए इसमें केला का ले सकते हैं। केले की लीफ बहुत बड़ी लीफ होती है, इसी प्रकार की बड़ी लीफ होती है और इसमें छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार की दिखाई देती, वो शिरा हैं। तो इस प्रकार के शिरा विन्यास को क्या नाम देंगे हम? एक शिरीय समांतर शिरा विन्यास। दूसरे प्रकार का था बहुशिरीय। किसको नाम देंगे? बहुशिरीय ऐसी पर्ण विन्यास को कहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्ण है, इस पर्णबंध का ये भाग, फलक का आधारीय भाग और पर्णबंध का शीर्ष भाग, यहाँ से कई शिराएं एक साथ में निकलती हैं। तो जब ये विकसित होती है तब तो एक दूसरे के पास पास में होती है। तो पर्णबंध के सिरे से विकसित शिराएं, ये शिराएं फिर समांतर वृद्धि करते हुए शीर्ष भाग की ओर जाकर के मिल जाती है। क्योंकि इसमें समांतरित शिराएं वो एक से अधिक 1 2 3 4 5 इस प्रकार की है, 2 या 2 से अधिक है, 1 से अधिक है, तो हम इसको बहुशिरीय शिरा विन्यास कहते हैं। यदि वो जालनुमा बनाता तो जालिकावत और यदि वो समांतर है तो उसको नाम देते हैं समांतर शिरा विन्यास। इस प्रकार की लीफ सामान्य तौर पर गेहूँ के अंतर्गत देखने को मिलती है। एक लंबी सी पर्ण होती है जिसके अंदर बहुत सारी शिराएं पाई जाती है। तो आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने डिस्कस किया है पर्ण शिरा विन्यास के बारे में। एग्जाम्स के अंदर यदि कोई प्रश्न आता है कि एक शिरीय समांतर शिरा विन्यास क्या होता है, तो एक मुख्य शिरा जिससे निकली हुई शिराएं, जो पार्श्व शिराएं, वो एक दूसरे के समांतरित आगे बढ़ती है या किनारा तक पहुंचती है, एक शिरीय समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। उसके बाद में उसका उदाहरण और उदाहरण के बाद में उसका एक छोटा सा डायग्राम, तब हमारा ये प्रश्न एक
कंप्लीट हो जाता है। अब हमने आज में इसमें क्या पढ़ा है, समांतर शिराविन्यास और जालिकावत शिराविन्यास। समांतर शिराविन्यास हमेशा एक बीजपत्री पर्ण की लक्षण है। किसका है, एक बीजपत्री का। जबकि द्विबीजपत्री पर्ण में पाया जाने वाला शिराविन्यास सामान्यतः जालिकावत शिराविन्यास होता है। कैसा होगा, जालिकावत। कंफर्म हो गया ये। लेकिन एक अपवाद देखते हैं अपन। अपवाद क्या है कि सभी एक बीजपत्री पादपों की पर्ण में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, लेकिन स्माइलेक्स, कौन सा, स्माइलेक्स एक ऐसा पादप है जो है तो एक बीजपत्री। इसका मतलब इसमें कौन से प्रकार का शिराविन्यास पाया जाना चाहिए, समांतर, लेकिन इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। पादप कैसा है, एक बीजपत्री, लेकिन शिराविन्यास कौन सा पाया जाता है, जालिकावत। ठीक इसी प्रकार से कैलोफिलम एक प्लांट होता है, कैलोफाइलम कह सकते हैं इसको। कैलोफाइलम अगेन एक प्लांट, ये तो था एक बीजपत्री और पाया जाता है जालिकावत। ये है द्विबीजपत्री। कैसा हुआ, द्विबीजपत्री। तो पर्ण विन्यास कौन सा प्रकार का पाया जाना चाहिए, सॉरी पर्ण शिराविन्यास कौन सा प्रकार का होना चाहिए, जालिकावत, लेकिन इसमें कौन सा पाया जाता है, समांतर शिराविन्यास। वापस देख लीजिए, सभी एक बीजपत्री पादपों की पर्ण में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, लेकिन स्माइलेक्स में जालिकावत पाया जाता है। कैलोफाइलम में द्विबीजपत्री है तो जालिकावत शिराविन्यास पाया जाना चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर कौन सा पाया जाता है, समांतर शिराविन्यास। ये एक दो पादपों के अपवाद हैं जो सामान्य शिराविन्यास की प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। तो आपको ये टॉपिक लगभग समझ में आ गया होगा। आप इसको साथ साथ में पढ़ते पढ़ते, वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स तैयार करते रहिए। नोट्स में स्पष्ट रूप से 2 या 2 से अधिक रंग की पेन का उपयोग करें आप, जैसे लाल, ब्लू, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक पेन है। तो कुल ये 4 पेन तो इजी वे से अवेलेबल हो जाती है। नोट्स बनाते समय क्या करना है आपको, जैसे शिराविन्यास लिखा है उसकी हेडिंग अलग पेन से होगी, उसके बाद में उसके प्रकार नंबर 1 परिभाषा लिखी ब्लू पेन से, फिर पहला लिखा आपने जालिकावत शिराविन्यास तो उसको अलग पेन से हेडिंग डाली, उसकी ब्लू पेन से परिभाषा लिखी। उसके बाद में क्योंकि आपने मान लेते हैं कि समांतर शिराविन्यास रेड कलर से लिखा हुआ है, तो अब इसमें 2 उपभाग आए, एक सीरी आया और बहुसीरी है, तो इसको आपने ग्रीन कलर से एक सीरी लिख दिया और फिर ग्रीन कलर से बहुसीरी लिख दिया। तो ग्रीन कलर वाले दोनों जो पॉइंट हैं वो इंडिकेट करेंगे इस रेड कलर को, इसका मतलब इसके 2 पार्ट हैं। उसके बाद में फिर दूसरा समांतर शिराविन्यास लिख जालिकावत, तो उसको भी रेड पेन से लिखिए, इसका मतलब ये शिराविन्यास कितने प्रकार के हो गए, 2, समांतर और जालिका। तो इस प्रकार का अलग अलग पेन का उपयोग करने से हमारे नोट्स और अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित बनता है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने नोट्स के डायग्राम बनाते समय लीफ का डायग्राम बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, तो उसमें भी अलग अलग पेन का यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, जैसे मध्य शिरा को अलग पेन से बताया आपने, शिराओं को अलग पेन से बताया, तो स्पष्ट रूप से जिस संरचना को हम डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करने वाले हैं वो आसानी से हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने ये लीफ का डायग्राम बनाया, अब मैं इसको किस रूप में प्रदर्शित कर सकता हूँ, इसके लिए क्योंकि इसके पर्णकोर को प्रदर्शित करना है, फलक को करना है, कि अग्रभाग को करना है, कि आधार को करना है, या पर्णबंध को करना है,
इसमें बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे गुण हैं जिनको प्रदर्शित करना होता है, लेकिन क्योंकि मेरा उद्देश्य इस टॉपिक के अंदर किसका है, केवल और केवल शिरा विन्यास को प्रदर्शित करना। तो फलक का डायग्राम बना दिया आपने, उसके बाद में 2 पेन से अलग अलग, एक पेन से मध्य शिरा बना दी, दूसरी शिराओं से बना दी। इसका मतलब मेरा उद्देश्य कंप्लीट हो गया। मुझे किसको प्रदर्शित करना था, शिरा विन्यास को करना, और वो मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप डायग्राम पेन से ही बनाएं, पेंसिल से भी बना सकते हैं। तो कि पेंसिल से बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि जिसको मुझे प्रदर्शित करना है उसको थोड़ा सा गहरा रंग, शार्प पेंसिल से उसको पतला मोटा, इस प्रकार से बनाते हुए आप अपने डायग्राम को सुंदर बना सकते हैं। आज के इस टॉपिक के समाप्ति के साथ में थैंक यू, नमस्कार।